दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक कपल की जो अपना सब कुछ छोड़कर अब समाज सेवा के लिए यहाँ बिहार की धरती पर लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। एक 40 से 45 साल का कपल जो कि पहले एयरफोर्स में थे और अब अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, लेकिन वेल सेटल होने के बाद उनका ये थॉट रहा कि अब चलते हैं अपनी मिट्टी, अपने समाज में उनकी सेवा करते हैं। आगे की कहानी हम सुनाते हैं उन्हीं के जुबानी। चलिए परिचय कराते हैं उनका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कैसे हैं आप लोग? जी बहुत बढ़िया, नमस्ते। नमस्कार। तो वो दोनों शख्स जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे वो हमारे साथ स्वयं मौजूद है। सबसे पहले मैम है, सर है, इनका परिचय आपको बताते हैं। मैम परिचय बताइए अपना, क्यों बिहार क्यों आना हुआ, क्या आप करते थे? नमस्ते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम बिहार में आए नहीं हैं, हम बिहार के ही हैं। अच्छा। मेरा जन्म बीरकुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर जिला में मेरा जन्म हुआ है। मैं वहीं की बेटी हूँ। और मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 18-19 साल की थी। मेरा 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था जब मेरी शादी हुई थी। और मेरे हस्बैंड उस समय एयरफोर्स में जॉब में थे, तो मुझे बाहर जाने का मौका मिला, मुझे पढ़ने का मौका मिला। मेरे परिवार वाले ने बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया और मुझे सपोर्ट किया हर स्टेप पे। तो मैं कैट का तैयारी करी और वहाँ से फिर मेरा लाइफ का शुरुआत एक अलग तरीके से हुआ। मैं MBA महाराष्ट्र CET के थ्रू MBA में एडमिशन ली, 2 साल रेगुलर कॉलेज करी और उसी बीच में मेरा एक बेटा भी हुआ और उसका पालन पोषण के साथ साथ मेरा पढ़ाई लिखाई भी चलते रहा। और मैं MBA कंप्लीट करके तब तक मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में मैं 7-2 साल जॉब करी, HDFC बैंक में भी थी। फिर लास्ट में मैंने लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन करी। तो लॉजिस्टिक कंपनी 7-2 साल ज्वाइन करने के बाद, जॉब करने के बाद मुझे कुछ लगा कि मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ। अच्छा। मैं कुछ अपना करने के ही, मतलब मेरे में शुरू से एक था वो जो पावरफुल लेडी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि मुझे कुछ हर टाइम अपने कुछ रिस्क लेके काम करने का एक मतलब जुनून ही जुनून था। एक सोच लीजिए, बिहार की लड़की जो कि MBA करने के, जो कि हमारे बिहार के ऐसे आप सबको पता रहता है कि थोड़ा इंग्लिश कमजोर रहता है, फिर भी मैंने साहस दिखाया और मैं MBA की तैयारी शुरू कर दी। सब लोग मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे कि क्यों यार MBA कर रही हो, टीचर का जॉब कर लो, बैंक की तैयारी कर लो। उस समय भी मैंने अपना रिस्क दिखाया, अपना साहस दिखाया। तो मैं MBA करके जब मैं जॉब में ज्वाइन करी तब मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। और मैंने एक लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत करी 2010 में और 2011 में जून में मैंने इनकॉर्पोरेट किया उस कंपनी को। जी। उस समय तक मैं अकेले संभालते रही बिजनेस, साथ साथ मेरा बेटा भी बड़ा होते गया, मेरा बिजनेस भी बड़ा होते गया। और 2017 में मेरे हस्बैंड उस कंपनी को फिर से रीज्वाइन किए और 2017 से हम दोनों अभी साथ में बिजनेस करते हैं। और भगवान की आशीर्वाद है, भगवान की मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कोई इंसान नहीं किया है, जो भी किया है भगवान ने किया है जी। तो मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि अरे क्या हो गया, तो मैं सोचती हूँ हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है भगवान ने किया है। चलिए, बहुत अच्छा। सर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सर पहले एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स से रिजाइन लेने के बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस जो कि मैम चलाती थी उनमें शामिल हुए और इसके बाद इन्होंने फैसला किया है समाज सेवा करने का। पहले फिर हम चाहेंगे सर अपनी जुबानी थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। मैं यहाँ से बिहार से पढ़ा हूँ। SP जैन कॉलेज सासाराम से मैं 10+2 किया था। उसके बाद AG जैन कॉलेज आरा से मैं पढ़ रहा था। इन बिटवीन में एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एयरफोर्स में चला गया। उसके पहले मैं तैयारी कर रहा था अपना UPSC का, लेकिन सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में तो मैं चला गया एयरफोर्स में। वहाँ गया, मैं सर्विस बहुत शालीनता से किया। बहुत मुझे सर्विस में मुझे बहुत अच्छा लगा था, कोई डाउट नहीं था। सर्विस मुझे कोई सब, जब मैं सर्विस छोड़ने के लिए सोचा ना तो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता तुम सर्विस छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत थी और मुझे अपना परिवार को देखना था। मेरा एक ही बेटा था, उसका भी पढ़ाई लिखाई देखना था। मेरा पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग वाला सर्विस होता है एयरफोर्स का, मुझे 5 साल में पोस्टिंग होती है। इसी कारण से मुझे अभी बेटे की पढ़ाई भी देखना था और प्लस मेरा एक लॉन्ग टाइम एम्बिशन था। मैंने अपने लाइफ में सब अपने जो भी हम काम करने वाले होते हैं उसको लिख के रखते हैं डायरी में कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा। मेरे समय सब भगवान की दया से मैं सब समय को होते गया है।
मतलब सबको टिक मार्क करते चले आए। टिक मार्क करते थे जी। तो मैं अपने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में 45 साल के बाद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2 साल लेट हो गया। अच्छा। क्योंकि मुझे मतलब अपने परिवार को सामान्य आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए काम करना था, क्योंकि जब तक कुछ अपना ऐसा नहीं है कि भाई खाने पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब होने के बाद, एक वेल एस्टेब्लिश होने के बाद तब मैंने जनसुराज तो मैं 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने परिवार को समझाना पड़ा कि क्योंकि हमारी वाइफ को ये लगता था, हमारे बच्चे को लगता था कि नहीं भाई आप नहीं जाओ पॉलिटिक्स में, मत जाओ, पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज़ होता है। अच्छा। पॉलिटिक्स में डर लगता है, वो भी बिहार के पॉलिटिक्स रहता है जहाँ की हमेशा कोई डर लगता है, कोई मारपीट दे चाहे कोई भी व्हाटएवर जो भी हो, उनका बहुत डर स्वाभाविक भी था। मैं उस समय 1.5 साल लगा दिया जनसुराज के मतलब एक्टिव मेंबर होने में। जुड़ने के बाद भी मैं आया 2-4 बार, लेकिन फिर वो काम नहीं कर पा रहा था। तो मैं इनको इस बार अप्रैल में मैं इनको लेके आया कि नहीं आप एक बार मिलिए और आप प्रशांत जी से मिलिए, उसके बाद कुछ आप बताइएगा। तब इन्होंने एक बार मिला, उसके बाद हमने मनोज भारती जी हमसे मिले। अच्छा। हम उनसे जब मिले हम लोग तो इतना प्रभावित हुए उसी समय से जनसुराज में हमने जुड़ के और डिसाइड कर लिया कि बिहार के बदल के ही जाएंगे। अब यहीं पे हम अब आके अब बिहार में ही रहेंगे जब तक कि हम जनसुराज जीत न जाए, उसके बाद हम कहीं रहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम बिहार में आकर शिफ्ट करने वाले हैं। मैम वो आपके पास वापिस आएंगे, आगे हम बातें सब जो भी हमारा आगे की बातें क्या गाड़ी में चल के करें। आप ड्राइव करते हैं? यस। चलते हैं फिर। तो फिर ये जनसुराज में ही क्यों आया आप लोग? और भी बहुत सारी पार्टियां थी, अगर एक्चुअली में समाज सेवा करना था तो किसी भी पार्टी में जुड़कर किया जा सकता था। चलिए मैं आपसे सही बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं देखता था और उसके बाद मुझे विचार करता था, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती थी। जनसुराज एक जो धारणा है, जो प्रशांत किशोर जी हमारे जो जनसुराज का सूत्रधार हैं, उनका जो विचारधारा है, जो परिकल्पना है ना, सुंदर राज की जो कल्पना है और जो इन्होंने हिम्मत दिखाया है बिहार को बदलने का, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है जी, उस बिहार को बदलने के जो कोई सोच सकता है, उस बंदे से मैं चाहता था कि उस आदमी से शख्स से मैं मिलूं एक बार। अच्छा। और मिलने के बाद मुझे इतना मतलब आकर्षित हुआ कि मैं रह नहीं पाया, तो मैं इसी को डिसाइड किया कि नहीं मैं इस राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करूंगा और राजनीति करूंगा तो जनसुराज के माध्यम से ही करूंगा। उनके विचारधारा मुझे बहुत पसंद आया। आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा है जी? आगे? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो बस यही है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा नहीं इंटरेस्टिंग हो, मतलब सर का साथ दे रहे हैं। हाँ, मेरे को आगे बढ़ाए हैं तो मेरा भी कुछ होना चाहिए इनके लिए। अच्छा। कि जहाँ ये चले मैं चलूँ इनके साथ जी, जितना हो सकता है हम दोनों मिल के जनसुराज के लिए काम करेंगे। चलिए आगे की बात हम लोग गाड़ी में करेंगे। जी जी जी। जैसे आप बता रहे थे कि आपको समाज सेवा एक बड़े स्तर पर करना है, इसलिए आपने राजनीति ज्वाइन करने का फैसला किया। तो और भी तो कई रास्ते हैं समाज सेवा के। ये राजनीति कहा जाता है कि बड़ा टेढ़ी खीर है। देखिए समाज सेवा तो सच में बोले समाज सेवा ही हम कर रहे हैं जी। अगर हम 10, 20, 50 लोगों को रोजगार दिए हैं तो भी एक तरह का समाज सेवा है जी। हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हमारा पर्पस यही था कि हम कुछ लोगों को रोजगार दे सकें। अच्छा। और ये रोजगार दिए हैं वो भी समाज सेवा है। जब भी हम अपने गांव में आते हैं, अपने परिवार को डेवलप करें, चाहे समाज में जो भी कमज़ोर लोग हैं या जो भी हमारे प्राइज हैं, उनको भी हम जो भी हमारे से बन सकता है तो मैं उनको हेल्प करते रहता हूँ। लेकिन समाज सेवा एक छोटे लेवल पर करना, एक समाज सेवा एक बड़े लेवल पर करना, जब बड़े लेवल पर समाज सेवा करने की बात आती है तो राजनीतिक ही पार्टी एक सहारा बनती है, क्योंकि उस माध्यम से हम बड़े तबके से लोगों को भी जाकर पहुँचाएँ और उनको हेल्प कर सकें। तो यही हमने माध्यम देखा। उसके बाद फिर मैं सोचा कि नहीं भाई, हमें जनसुराज ही मुझे अच्छा लगा और उसकी विचारधारा अच्छा लगा, इसलिए मैं जनसुराज में जुड़ गया। और सबसे मैं सच बताऊँ आपको तो बिहार की जनता की जो ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ बहुत गरीबी है। मैं भी बहुत दिन से घूम रहा हूँ, मतलब अप्रैल से मैं गांव में जाकर घूम रहा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ बहुत गरीबी है यहाँ पे। और गरीबी की इतना लिमिट है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ, मैं MA इन इकोनॉमिक्स में किया हूँ, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, गरीबी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है।
गरीबी को डिफाइन नहीं किया जाता है, गरीबी को महसूस किया जाता है। हाँ। वो गरीबी हम भी महसूस किए हैं। तो इसी चीज़ से मैं बोलता हूँ कि जब प्रशांत किशोर जी ने बोला कि हम 2-4 उन्होंने जो संकल्प लिया है कि मैं जैसे आऊँगा यहाँ बिहार में तो बुजुर्गों के लिए 2000 रुपये का पेंशन स्टार्ट कर दूँगा। और सबसे बड़ी जो समस्या बिहार का पलायन, जो किसी ने आज तक बात नहीं किया, पलायन को 1 साल के अंदर में मैं रोक दूंगा। ये हमारा दिवाली और छठ का जो होगा, एक लास्ट दिवाली होगा पलायन के लिए, हमारे ख़त्म हो जाएगा पलायन 1 साल के अंदर में। और जो तीसरी बात है सबसे इम्पोर्टेंट जो बिहार की जनता के लिए, कि बच्चों का जो फ्री एजुकेशन व्यवस्था है, उन्होंने जब बोला है कि हम विश्व स्तरीय लेवल का शिक्षा व्यवस्था जब तक व्यवस्था हो नहीं जाता है सरकारी स्कूलों में, तब तक प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अपने एडमिशन करवाइए और बच्चों का फीस सरकार देगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीब जनता को क्या चाहिए, खाने का रोजगार चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था चाहिए। और ये व्यवस्था होने के बाद जन सुराज की तरफ से भी प्रावधान है कि हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत होगी। ये चीज़ मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं सब कुछ छोड़कर, अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट छोड़ने के बाद, मैं इस समाज सेवा के साथ राजनीतिक पार्टी में जुड़ने का फैसला लिया। ये मेरा फैसला है और मैं रेस्ट ऑफ लाइफ जो भी होगा वो मैं इसी सेवा में मैं अपने को चाहता हूँ समर्पित करना। ये पार्टी का मेरा अपना मतलब, मैं कोई भी पार्टी हो, सबसे बड़ी की जब पार्टी की विचारधारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ मैं प्रशांत किशोर जी में एक भी अभी महसूस किया, प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक पार्टी के, भले वो नया पार्टी हो, नया बनाए हो, 3 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विचार का स्पष्टीकरण है जी, जो स्पष्ट भाषा में जो बोलते हैं, जवाब देते हैं, वो मैं अपने पूरा देश के कोई राजनीतिक नेता में ऐसा नहीं देखा। आपको व्यक्तिगत तौर से अगर बात किया जाए तो प्रशांत किशोर कैसे व्यक्ति लगते हैं? मुझे प्रशांत किशोर जी बहुत स्पष्ट और क्लियर कट आदमी लगते हैं। उनके विचारधारा, देखिए मैं उनसे ज़्यादा रूबरू नहीं हुआ हूँ, बस बहुत कम समय मिला हूँ, 2 मिनट 4 मिनट बात हुई है मेरे को। लेकिन मुझे बस उनका एक ही विचार लगता है, जो बोलना है स्पष्ट रूप में बोलना है। बिहार के जनता के हर मनोस्थिति को समझते हैं वो, और बिहार की जनता में बीच बीच में घूम के देख रहे हैं, वो गरीबी को महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा किसी भी नेता में हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उतना मेहनत कर सके। ये बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर ने, आज से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर खुल कर नहीं बोलते, बल्कि इसको डिफेंड करते थे। जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना होगा, उन्होंने ट्रेन का घोषणा करते हैं कि हमारे श्रमिक परिवार जो हैं वो अच्छे तरीके से बाहर जाए, उसके लिए हम ट्रेन चलवा रहे हैं। जबकि इस पर प्रशांत किशोर जी कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं कि आपका गुजरात का भाषण और बिहार के भाषण में मोदी जी का बहुत फर्क आ जाता है। वहाँ फैक्ट्री लगवाने का बात करते हैं और यहाँ ट्रेन खुलवाते हैं ताकि मजदूर जा सके। तो ये बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जिस तरह से ये प्रशांत किशोर अपना बात रख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां एक तरह से डरी सहमी हुई है? उनको लग रहा है कि जो नब्ज एक्चुअली बिहार का जो नब्ज है उसको पकड़ लिया इन्होंने। देखिए, जो बिहार में ज़रूरत है, बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है जी। और ये हमारे बिहार के जो इतने MP MLA हुए हैं, इस बात पर चर्चा क्या, दूर तक बात भी करने में डरते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि एक काम उनको करने का हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो आज तक कोई भी यहाँ जातिवाद और परिवारवाद, ये 2 कारण से यहाँ बिहार में पॉलिटिक्स पनप रहा है और हमेशा यही हुआ है। तो कोई किसी कैसे हिम्मत कर सकता है? ये सच्चा, मेहनती और कर्मठ और कमिटमेंट वाला पॉलिटिशियन है जो अपना राजनेता है हमारे प्रशांत किशोर जी। तो वो ये बात जो जब उजागर किए हैं ना, तो इसके बाद समझिए किसी भी, आज आप प्राइम मिनिस्टर जी की बात किए, आप मोदी जी की बात किए, हम मोदी जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी, और उनके मतलब देश के हित के लिए मैं उनको जानता हूँ, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर तो लगातार हमले करते, कटाक्ष करते नजर आते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये चुनाव बिहार की जो बात, हम प्रशांत जी अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार के बारे में जब आगे जाएंगे तब हम मोदी जी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन बिहार की जो कंडीशन है, गरीबी है और जनता की जो परेशानी है, वो मोदी जी को पता नहीं है, और मोदी जी पता करना भी नहीं चाहते हैं। जिस दिन मोदी जी बिहार को डेवलप कर देंगे, यहाँ के मजदूर जाना बंद हो जाएगा गुजरात में, तो गुजराती लोग हैं ना, गुजराती लोग का बिजनेस हो यहाँ बिहार में शिफ्ट करना पड़ेगा। और गुजरात की जनता जो होगी ना, आज गुजरात के जो फैक्ट्री मैनेजर, सब कंपनियों का मालिक है ना, सब बिहारी को कम पैसे में यूज करते हैं। आज जो उनको 15,000 पेमेंट मिल रहा है ना, तो अगर बिहार में अगर सही में प्रशांत किशोर जी अगर 1 साल 10 साल के अंदर में बिहार को डेवलप कर दिए, तो गुजरात में ही 15,000 का पेमेंट 50,000 मिलेगा एक बिहारी को वहाँ पे। बहुत बड़ी सोच की बात है, इसे कभी भी कोई नहीं चाहता नेता, और हमारे देश के नेता कभी नहीं चाहते हैं कि भाई ये बिहार डेवलप हो।
जो कि प्रशांत किशोर जी ने कल्पना जो किया है, और उन्होंने उनका कल्पना नहीं है, उनका पूरा फुल प्लान है कि किस तरह हम बिहार को प्लान को रोक सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। नहीं, देखिए भाषण जो भी स्पीचेस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, वो कितने डिफरेंट होते हैं। प्रशांत जी जहाँ कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, बिहार के मजदूर बाहर क्यों जा रहे हैं, वहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि बिहारी मजदूरों के बिना ये राज्य नहीं चल सकता है, देश नहीं चल सकता है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि बिहार बना ही इसे मजदूरी करने के लिए। बना नहीं है, बनाए हैं लोगों ने। यहाँ की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बनाया है। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, गरीब रहेंगे, तब तक उनका बात सुनेंगे। जी, अगर कोई आदमी अपने आप को वेल सेटल कर लेता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लेता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, तो क्यों इन जो पॉलिटिशियन का बात सुनेगा। तो इनको जानते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में इनको पढ़ने नहीं देना है, इनको शिक्षित नहीं होने देना है, इनको रोजगार नहीं मिलने देना है, इनको हमेशा बाहर भेजते रहना है। आप एक देखिएगा, बिहार का इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है कि बाहर के पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर जगह मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म पर इतना बांट दिया है कि कहीं भी जाइए हर चीज हर लोग जाति के एंगल से देखता है यहाँ पे। हाँ। जबकि जातिवाद सब जगह है। मैम, आपने जैसे बताया कि सर ने आपका साथ दिया, तो आप शुरुआती दिनों में सर ने आपका साथ दिया, फिर आप चाह रही है कि आप भी सर का साथ दें। तो कैसे, जैसे आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है आजकल जो भारतीय महिला, उसका जीता जागता उदाहरण है आप, थोड़ा हमें और डिटेल में बताइए कैसे शुरू की आपने अपनी ये कंपनी और किस तरह से आपका कारवां बढ़ा यहाँ तक। देखिए, मैं ना बचपन से मैं थोड़ी साहसी लड़की थी। मैं बचपन से सबको पापा को बोलती कि मैं लड़की क्यों हो गई, मैं लड़का क्यों नहीं हुआ। मैं काम करना चाहती थी कुछ, मतलब मैं बचपन से मैं लड़कों वाला ड्रेस पहनना पसंद करती थी। अच्छा। तो मुझे ये सब बचपन से ही थे। मैं साहसी थी, मैं शुरू से ही रिस्क लेके काम करने के लिए। ठीक है, तो मेरे को जब मौका मिला ना, तो सच में मैं अभी भी मैं आपको पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगी कैसे। नहीं, एक होता है ना कि जैसे अगर हस्बैंड पहले से सेटल्ड है तो एक हाउसवाइफ बनकर भी आदमी सेटिस्फाइड रहता है, अच्छा से जिंदगी चल जाता है। फिर भी आपने अपना सेल्फ बिजनेस बनाने को सोचा, तो कुछ तो। मैं हमेशा एक चीज को फोकस करती हूँ और मैं इस बात को विश्वास भी करती हूँ कि कोई भी महिला को अगर समाज में आत्मसम्मान चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, तो उसको तो कुछ करना पड़ेगा, उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जी। मैं ये चीज हमेशा विश्वास करती हूँ और यही करने की मैं कोशिश करी। अगर मेरे समाज में भागीदारी चाहिए तो मुझे कुछ आर्थिक रूप से खुद को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, और यही चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। और मैं कभी ऐसे बैठ नहीं सकती, कुछ ना कुछ रिस्क लेके अपने लाइफ में कुछ काम करते रहूंगी, और करती आई हूँ और करती भी रहूंगी। ये जन स्वराज हमारा जो मुहिम है, ये मैं प्रशांत जी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हूँ, और मैं सच में मैं चाहती हूँ कि हमारा जन स्वराज पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभर के आए। चलिए, बहुत बहुत। जन स्वराज, जैसे आपने कहा कि आप प्रभावित है, तो प्रभावित इसलिए है क्योंकि आपके पतिदेव प्रभावित है, आपका कुछ अपना विचारों से खुद से प्रभावित है आप जन स्वराज से? मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, पहले तो मैं जन स्वराज के बारे में नहीं जानती थी, मैं अपने पति के थ्रू ही जानी मैं जी। लेकिन जब मनोज भारती जी से मैं मिली और मैं देखी कि इतने अचीवर जो कि अपने देश विदेश में नाम कर रखे हैं, जब वो बिहार में लौट के आए हैं, अब प्रशांत जी को बोल दीजिए, देख लीजिए उनकी क्या चीज की कमी थी। वो चाहते तो अपना एक सुख शांति की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ के बिहार में क्यों आए हैं। तो उसी तरह से वही चीज मुझे मोटिवेट किया और वही चीज मुझे खींच के लेके आया। आराम से लेकर शायद हम लोग पहुंच ही गए और इधर लेफ्ट साइड में ही कहीं। चलिए, आगे की बातें हम लोग उतरने के बाद जी कंटिन्यू रखेंगे। जी, काफी अच्छा ड्राइविंग करते हैं जी, थैंक यू। मैं दिल्ली में जब से 2010 से बिजनेस शुरू करी जी, उस समय से मैं दिल्ली में ड्राइविंग करती हूँ। अच्छा। और दिल्ली जैसे शहर में ड्राइविंग करना सब लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है जी, बट मुझे बहुत पसंद है और मैं ड्राइव करना सच में मुझे अच्छा लगता है। दिल्ली से ड्राइविंग करके मैं 1000 किलोमीटर, मैं 100 किलोमीटर भी मैं पति को नहीं देती हूँ। आप खुद ड्राइव? हाँ, मैं दिल्ली से खुद ड्राइव करके आती हूँ और जाती हूँ। अच्छा, ये आपने जैसे बात किया कि समाज सेवा करने के लिए आप लोगों ने राजनीति में कदम रखा है, अपने सब कुछ अपना छोड़ के, तो लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो बाहर के लोग हैं, रहने वाले हैं, मिट्टी जो सामाजिक जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, गरीबी क्या होती है लोग कहाँ से समझ पाएंगे।
कैसे आप लोग समझ पाएंगे, क्या एक्चुअल में बिहार के लोगों को दिक्कतें हैं, कैसे समझ पाएंगे आप लोग? सर देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बिहार में आई नहीं हूँ, मैं बिहार की ही हूँ और यहीं की हूँ। और मैं साल में नहीं भी तो 4 से 5 बार बिहार में आते रहती हूँ। दिल्ली बिहार में ही छठ दिवाली मनता है हमारा। हमारा पूरा परिवार भरा पूरा है। मेरे इन लॉज भी हैं, सार भी कुछ पूरा परिवार है अभी। तो हम बिहार से कभी गए ही नहीं। जो भी सोच विचार बातें 24 घंटे में बातें होना, ये सब बिहार से कभी छूटा ही नहीं हमारा। अच्छा, हमारा पूरा परिवार यहीं पे है और हम बिहार में ही रहते हैं, आते रहते हैं। हाँ, हमारा रोजी रोटी का व्यवस्था दिल्ली में किया हुआ है। अच्छा जी। तो जहाँ तक बात है ना कि बोलते हैं लोग कि बाहर के लोग हैं जी, बाहर के कौन बोलता है? जहाँ यहाँ हम जन्म लिए हैं, यहाँ पे सब पाले पोसे हैं, यहाँ से पढ़ाई किए हैं, जॉब करने के लिए बाहर गए। मतलब बिहार में वैसी व्यवस्था नहीं थी तो आपको बाहर जाना पड़ा। और बिहार में जब हम पढ़ाई करते थे, मुझे याद है कि हम जब सासाराम से हम पढ़ाई करके जाते थे देहरीगंज, 7 बजे तक बस नहीं मिलता था। बोलते थे लोग जाओ मत, क्योंकि वहाँ बहुत डर लग रहा है। वैसी व्यवस्था थी जब उस समय हम गए थे यहाँ से, जब ज्वाइन किए तो उसमें बहुत डर का माहौल था यहाँ पे, तो कोई आने की सोचता नहीं था। जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ कमाने ले जाते हैं, लेकिन हम ऐसे परिवार से जुड़े हैं कि हमारा हर साल 2 से 3 बार आना जाना होता ही था, किसी न किसी बहाने। कोई भी नहीं, फेस्टिवल में आना, चाहे छठ में आना, चाहे दुर्गा पूजा में आना, या कोई फंक्शन में आना, हमेशा लगा रहता था। और एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि बिहार के बाहर से, हम बिहार के अंदर गए हैं और बिहार के ही सब हम बेटा हैं और बिहार के भाई हैं, किसी बिहार के मिट्टी में ही पनपे हुए हैं। और एक चीज़ ज़रूर है कि आप बताइए, अब बिहार में जब सब व्यवस्था हो जाए, आप जाके देखिए, अभी हम लोग अपना घर 5-6 साल पहले हुआ अपना पूरा घर का रिनोवेशन कराए, घर में इतना व्यवस्था की कि आज हम शहर का अनुभव घर में ही करते हैं। और जो भी हमारे पास हो सकता है, तो बिहार के जो भी हम चाहते हैं कि अभी यहाँ पर कॉलेज स्वास्थ्य सुविधाएँ हो जाए, यहाँ के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए, तो हम बिहार में ही रहना पसंद करेंगे। क्यों हम बाहर जाएंगे? बोल रहे हैं कोई हमेशा कोई बोलता है बिहारी है, हम नहीं चाहते हैं वहाँ बिहार से बाहर रहना, हम अभी चाहते हैं बिहार में आकर से रहो। जैसा कि आप दोनों ने बताया कि उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया, जन स्वराज, शांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर, तो एक समाज सेवा करने के लिए राजनीति में एक पद चाहिए होता है, कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी ना चुनाव लड़ने की। कैसे बिना पद पर आए हुए कैसे आप लोग समाज सेवा? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस प्रशांत जी ने जो एक सपना देखा है बिहार को विकसित राज्य के रूप में बनाना, वही सपना कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी है और हर बिहारी के दिल में है कि हम बिहार, हमारा बिहार भी क्यों गुजरात महाराष्ट्र की तरह ना रहे। और वही सपने जब मैं सुनी कि प्रशांत जी सपना देख रहे हैं, तो शायद वो सपना फिर से जिंदा हो गया और मुझे विश्वास हुआ कि प्रशांत जी वो सपना पूरा करके दिखाएंगे। तो उस सपने को पूरा करने में खुद की भागीदारी देने आई हूँ। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं ना, पद अफसोस के बिना आप कैसे बदलाव कर सकते, जनता डिसाइड करेगी। अभी हमें जनता का पीस तो हमें जाने दीजिए, हम तो आए हैं जनता बिहार की। चलिए, काफी खूबसूरत नज़ारा है ये देवता खमाकाबा सासाराम का प्रकृति, जो एक तरह से धरोहर है, तो इसका आनंद लेते हैं और साथ साथ अपना बात कंटिन्यू भी रखते हैं। आप डेहरी विधानसभा के बागाखोर से आते हैं, जैसा कि आपने बताया जी, क्या कुछ आपने इसी मिट्टी में अपने पला बढ़ा, जन्म लिया, कैसा अनुभव? थोड़ा शुरुआती दिनों की कुछ बात बताइए, कहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बागाखोर पंचायत से, बागाखोर गांव से प्राइमरी स्कूल पढ़ाई किया, उसके बाद उसमें 5वीं क्लास तक स्कूल था वहाँ पे। फिर मैं वहाँ बगल में यादवा क्लास गया, जहाँ के 7वीं क्लास तक स्कूल था। फिर जब मैंने चाप हाई स्कूल से पढ़ाई किया, चाप हाई स्कूल में हमारा 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। हम लोग पैदल जाते थे या पैदल आते थे, उसमें साधन हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। हम मतलब वहाँ से पढ़ने के बाद फिर हमने आरा यही सासाराम से पढ़ाई किया, एसपी जैन कॉलेज, जो अब 6 साल का आज मकबरा के बीच आप देख रहे हैं। यहाँ हम हमेशा विजिट करते थे, हमेशा शाम को देखते थे। लेकिन इसको हमेशा हमने महसूस करता था मैं कि काश इस धरोहर को और सुंदर बनाया जाए और फेमस बनाया जाए, कि लोग यहाँ जैसे ताजमहल टाइप का यहाँ भी लोग आके देखें। क्योंकि ये जितना शेर शाह ने इतना इस मकबरे को अच्छा से बनाया है, पानी के बीच में मकबरा है, इसको देखने के लिए लोग भीड़ लग जाती है। लेकिन हमने ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया है, लेकिन बहुत अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी तो बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन अब इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं कि अगर जिस तरह की धरोहर हमारे राज्य में बिहार में, अगर इसको मेंटेन किया, टूरिज्म का भी काफ़ी संभावनाएं हैं बहुत, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों में देखा जाए तो उनके पास जो कुछ भी घूमने वाली पर्यटन के
उपलब्धियां हैं, जो धरोहर है, उनको इतना अच्छे से मेंटेन किया है उन लोगों ने कि एक रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, एक अच्छा हिस्सा पर्यटन से जनरेट हो पाता है। क्या बिहार में उस तरह की बहुत प्रयास करने की जरूरत बहुत बड़ी संभावना है। देखिए, शेरशाह का मकबरा सासाराम में जो है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए तो आप समझ जाइए कि इसका एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का शासन हो सकता है। शेरशाह के अलावा भी दूसरा मैं बता रही हूँ, यही मैं बता रही थी कि अभी जो हमारा बोध गया है, जो कि देश विदेश से बोध गया देखने आते हैं, और उस बोध गया को हमें जितना प्रचार करना चाहिए, जितना एडवर्टाइज करना चाहिए, हमारी कोई सरकार नहीं कर रही है। सरकार पैसा चाहती नहीं है, सरकार को पैसे कमाने के लिए तरीका सोचना चाहिए कि जो हमारे पास धरोहर है, उस धरोहर का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोग आए और बिहार के लोगों को कुछ रोजगार मिले, कुछ कमाने को, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था यहाँ पे हो। ये बताइए, अगर बोध गया में देश विदेश के लोग आने जाने लगे तो क्या बिहार के लोग उससे नहीं कमाएंगे? क्या बिहार के लोगों को उनको वो चीज से फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ये तो यही तो कमी है ना हमारे सरकार में, यही कमी है हमारे सरकार में। नहीं, इसके अलावा भी कैमूर बहुत सारे हिस्ट्री, हाँ, हमारा हिस्ट्री है। देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से कितना खूबसूरत है, खासकर सच में तुतला भवानी देखिए आप, बहुत सारे रोहतास किला देखिए आप, अपना ताराचंडी मंदिर देखिए। तो इसको हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कहाँ से लोग जानेंगे? सबसे बड़ी हमें बिहार की छवि है। बाहर के लोग आके बिहार में डरते हैं, उनको एक ऐसा माहौल दीजिए कि आके वो बिहार में कंफर्ट लाइफ जीना पसंद करें और देखना पसंद करें। जो बिहार में जो आया है ना, वो बिहार का बड़ाई किया है, लेकिन बिहार में तो पहले आए, उसी व्यवस्था हमें करना पड़ेगा और उसको प्रचार प्रसार हमें करना, तभी लोग बिहार में हैं। आपने सही कहा, पहले बिहार में आए, हाँ, तो देखा है बिहार असल में है, बिहार असल में है क्या। बिहार के जो आने के बाद ही बिहार में पता चलेगा बिहार कैसा है, बिहार के लोग कैसे हैं। बाहर में बिहार की जो निगेटिविटी फैलाया गया है, नकारात्मक जो सोच बिहार के बारे में बताया गया है, इसी से लोग डर जाते हैं। अच्छा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं आप दोनों की? जैसे आपने कहा कि आप जुड़ तो गए हैं राजनीतिक पार्टी से, और विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद है, सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रही है। आप लोग क्या योजनाएं हैं? क्या चुनाव लड़ना है या अभी समझना है राजनीति? अभी तो हमें राजनीति के बारे में बहुत हम नोविस हैं और राजनीति के बारे में समझ रहे हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारा अभी कोई मुद्दा नहीं है, बस हमारा मेन मुद्दा अभी है कि किसी तरह जन स्वराज के विचारधाराओं को पूरे बिहार में इस तरह से फैलाया जाए, इस तरह से बताया जाए, इस तरह से लोगों के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग प्रभावित होकर और जन स्वराज को एक खुले दिल से अपनाएं और जन स्वराज की सरकार बने। यही हम लोग का प्रयास रहेगा। अभी 5-6 महीना तो हम इसी के लिए काम करेंगे। अभी चुनाव लड़ने का हमें अभी कोई अपना हमें प्लान नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये हम जानते नहीं। अभी लगातार आप देख रहे हो कि मोदी जी दौरे पर दौरे कर रहे हैं बिहार के, और जिस तरह से प्रशांत जी जनता को समझा रहे हैं, और लेकिन लास्ट में चुनाव आते आते मोदी जी और अन्य दलों का इतना मतलब प्रभाव हो जाता है कि क्या जनता जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसको भुलाकर फिर मोदी जी के अन्य दलों के बातों में जनता आ जाएगी? देखिए, मैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और पूरी तरह विश्वास रखती हूँ कि मोदी जी जो भी डिसीजन हमारे देश के लिए लेंगे वो देश हित में होगा। लेकिन मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि मोदी जी केवल गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के लोग भी उनको वोट दे के भेजा है। 39 सांसद जीत के गए। हाँ, वो पूरी तरह हम लोग पूरे बिहार के लोग उनको चुन के भेजे हैं। उनको एक बार बिहार के लोगों के लिए सोचना चाहिए, बिहार के विकास के लिए एक बार बैठ के कम से कम सोचना चाहिए कि आखिर बिहार ऐसा क्यों रह गया। वो अपने हमारे बिहार के लिए कुछ भी सोचे नहीं, कभी करने की सोचे नहीं, और हमारा बिहार जस के तस रह गया। हमारे बिहार के लोग इंतजार करते रहे मोदी जी आएंगे। मोदी जी आते तो जरूर हैं, लेकिन बातें करेंगे देशभक्ति की, ऑपरेशन सिंदूर की, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान यही करते रहेंगे। और वो जानते हैं, एक चीज मैं हमेशा जानती हूँ, मोदी जी जानते हैं कि हमारे बिहार में, बिहारी में खून में देशभक्ति की भावना दौड़ती है, और वो देशभक्ति की भावना करते हैं और देशभक्ति के नाम पे वो वोट लेना चाहते हैं, राजनीति करते हैं और हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। हम लोग हमेशा उनको चुन के भेजे हैं, कुछ राम मंदिर के नाम पे हो या मोदी जी के नाम पे हो, मोदी जी के चेहरे पे हो, हमने उन पे बहुत विश्वास किया। बट बात बिहार की जब चुनाव आती है तो आप बिहार की समस्या के बारे में बात कीजिए। बिल्कुल जी, सही कहा कि मोदी जी देशभक्ति के साथ साथ बिहार के लोगों की जो असल समस्या है, जिस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उसके बारे में प्रयास करें। लास्ट में हम आपसे चाहेंगे कि जनता जनार्दन जो दर्शक आप देख रहे हैं,
आप दोनों बारी बारी से कुछ कहना चाहेंगे। मैं बिहार की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार जन सुराज के बारे में सोचिए, जन सुराज के बारे में समझिए कि जन सुराज आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव लेके आएगा। हमारे प्रशांत किशोर जी जो उनकी जो सूझबूझ पे पूरा देश विदेश और हमारे देश के सभी नेता लोग विश्वास किए, तो हमारे बिहारी को भी एक बार विश्वास करना चाहिए। और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि जो प्रशांत जी ने सपना देखा है और जो भी हमारे बिहार के लिए उन्होंने प्रॉमिस किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। सर, मैं बिहार की जनता को नमन करना चाहता हूँ और मैं एक चीज हम लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कांग्रेस को भी सरकार बना के देख लिया, कांग्रेस को भी टाइम दे दिया, आरजेडी को भी आपने देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, जेडीयू के साथ बीजेपी को भी देख लिया, आप कितनी दिन तक इंतजार करेंगे? अभी मैं घूम रहा हूँ, जन सुराज के बारे में बता रहा हूँ, तो लोग अभी तो आप मेहनत करने दीजिए, अभी तक नहीं आएंगे, अगला साल। तो ये बात बताइए, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, बिहार की जनता इतनी पढ़ी लिखी है, उनको लोकतांत्रिक सिस्टम को पता होना चाहिए कि जब तक लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकार नहीं बदलती तो कोई काम नहीं करता। अगर 5 साल में हमारी सरकार यहाँ बदलती तो बिहार का कंडीशन ये नहीं होता। अगर 10 मान लो कोई बढ़िया सरकार है, नीतीश जी बहुत बढ़िया थे, 10 साल टाइम देना चाहिए था। अब ऐसे टाइम ऐसे देते जाओगे तो कोई विकास नहीं होगा। मैं बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जन सुराज की आप संकल्प को समझिए और इस ट्राई मत कीजिए। आपके पास एक विकल्प नहीं, एक जरूरत समझ के और एक बार इनको ऐसा चांस दीजिए जिसको बिहार के बदलाव में सहयोग करें और वो जिस पर्पज से आए हैं उनका पर्पज पूरा। उनका स्पष्ट जो नीति है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में श्रेणी में खड़ा करना है 10 साल में, इसको हम एक बार चांस देके देखें। 5 साल में अगर आपको लगता है 5 साल में लगता है कि नहीं कर पाएंगे फिर बदल दीजिएगा। बस आपका हाथ में आपका हाथ में सब कुछ है, लोकतंत्र में ही है ना। जब भी चुनाव होगा उनको बदल दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग इस पर खुले दिल से सभी लोग मिलकर, सभी जाति धर्म से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस पर जन सुराज को भारी से भारी मत जिताएं, जिससे एक सरकार बना के उस बिहार के लिए कर सकें। चलिए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग और बढ़िया लगा आप लोग इस बातचीत करके। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने मिशन में कामयाब हैं। तो ये 2 कपल थे जो कि अपना सब कुछ छोड़कर राजनीति के सहारे समाज सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये कन्वर्सेशन, ये इंटरव्यू, ये ऑटोबायोग्राफी कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप बने रहिए टॉप 24 पोस्ट पर। फोटो खिंचवा लेते हैं।